कहानी की शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग और आलसियों के लिए ये रोज की तरह ही नॉर्मल सा डे था और हम योकोया को उसके गंदे पड़े रूम में सोए हुए देखते हैं। तभी उसके घर पे बेल रिंग होती है और वो नींद में उठते हुए देखने आता है कि कौन आया है। सुबह सुबह वो देखता है बाहर एक लड़की मेड की ड्रेस में खड़ी है जो उससे काम मांगने आई है। योकोया उसे अंदर लाता है और अपने साथ उसे भी एक कोल्ड ड्रिंक देते हुए कहता है, मेरे मॉम डैड घर पे नहीं है इसलिए मेरा घर गंदा दिख रहा होगा। फिर वो सोचता है कि कहीं वो उसे अंदर लाकर गलती तो नहीं कर रहा। खैर मैं इसे कुछ सवाल पूछ के वापस भेज दूंगा। वो पूछता है, तो तुम अपने पहले किए कामों के बारे में बताओ। वो मेड कहती है कि मैं पहले बिना फ्लाइट के ऊपर का टिकट काटने का काम करती थी अपने मास्टर के लिए, वही मास्टर जिन्होंने मुझे यहाँ रेफर किया है। योकोया कहता है, तुम मजाक कर रही हो ना? पर वो घबरा जाता है ये जान करके कि ये सही में पहले असैसिनेशन का काम करती थी। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे जो मास्टर थे इसके पहले, उनका मेरे साथ क्या रिलेशन है जो उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। वो मेड योकोया को रिश्ता जुड़ाने लगती है जो सुनकर के रिश्तों में कितनी गहराई हो सकती है ये योकोया को एहसास हो जाता है और वो उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं एक स्ट्रेंजर ही कहलाऊंगा। तभी वो घबरा जाता है कि इसे बीच में रोकने पे ये गुस्सा ना हो जाए। फिर वो टॉपिक चेंज करता है ये पूछते हुए कि तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है असैसिनेशन में। वो मेड उसकी मंजूरी से उसके बैकयार्ड में आती है और चाकू निकाल एक बैक फ्लिप मारते हुए सामने के पेड़ पे फेंकती है जो जाके एक सीधे लाइन में धंस जाते हैं। फिर वो बताती है कि अक्सर मैं ऐसे नहीं थ्रो करती अपने टारगेट पे, सिर्फ ये दिखाने के लिए था। योकोया का तो यहाँ भौचक्का निकल गया था। वो सोचता है कि मैं ऐसे चलते फिरते थ्रोइंग मशीन को काम पे तो नहीं रख सकता। वो कहता है कि मुझे माफ करना पर मुझे किसी तरह की असैसिनेशन सर्विस नहीं चाहिए और न ही मैं उन्हें जानता हूँ जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। वो मेड कहती है कि ठीक है मैं समझ गई और योकोया के घर से जाने लगती है। इधर योकोया राहत की सांस लेता है कि अच्छा हुआ कि वो कुछ काट के नहीं ले गई। तभी उसका ध्यान नीचे गिरे किसी चीज पे जाता है और इधर हम दूसरी तरफ वो मेड को देखते हैं जो सोचते हुए जा रही होती है कि अब वो क्या करे। वो मुड़कर देखती है कि शायद योकोया उसके पीछे आ रहा है पर वो उसका भ्रम था। वो रेलवे लाइन क्रॉस करती है तभी पीछे से योकोया उसे मिस सर्वेंट कह के आवाज दे रहा था कि तुम्हारी ये चीज छूट गई है। वो मेड मुड़ती है देखने तो योकोया की तरफ तेजी से एक ट्रक बढ़ रही थी जिससे उसका अभी रीइंकार्नेशन हो जाता, पर राइटर ऐसे नहीं चाहता था और वो लड़की उसे जंप करके बचा लेती है। वो उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? योकोया हाँ करता है और थैंक्स भी कहता है। यहाँ वो लड़की कहती है कि मैंने पहली बार किसी की जान लेने की जगह बचाई है और वो सोचती है कि मेरा दिल इतना तेजी से धड़कता हुआ क्यों महसूस हो रहा है। योकोया यहाँ से उसका बेल वापस करता है जिसे लेकर के वो थैंक्स कह के फिर जाने लगती है। यहाँ योकोया फिर अपना माइंड चेंज करता है और उसे साफ सफाई के काम पे रखने का डिसाइड करता है। घर आके मेड अपने तहखाने से सारे औजार निकाल के कहती है, तो बताओ किसे साफ करना है? योकोया कहता है, अरे रुको, साफ करने से मेरा मतलब किसी को असैसिनेट करने का नहीं है। वो बताता है कि तुम्हें इन सभी पड़े गार्बेजेस को साफ करना है। वो मेड कहती है, ओह तो इनमें जरूर डेड बॉडीज होंगी। योकोया कहता है कि तुम एक सेकंड के लिए मार काट वाले थॉट से बाहर निकलोगी। वो मेड कहती है, ठीक है तो तुम्हारी बताई अगर काम को मैं करूंगी तो तुम मुझे जॉब पे रखोगे। योकोया हाँ करता है और सोचता है कि इसने मेरी जान बचाई है और ये बुरी इंसान भी नहीं लगती, इसे एक मौका तो देना ही चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ योकोया आकर देखता है कि इसे घर का काम करने तो बिल्कुल नहीं आता, हाथ में टूटी हुई झाड़ू और सर पे उल्टी बाल्टी। वो लड़की योकोया को देख कहती है कि माफ करना मैं ये अभी साफ करती हूँ, पर वो फिसल के गिरने वाली होती है पर बैक फ्लिप मार के बच जाती है। पर बाल्टी उसकी शोभा बढ़ाने पे तुला हुआ था। वो फिर से इस शर्मिंदगी के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये सभी चीजें कर पाऊंगी। योकोया उसके सर से बाल्टी हटाते हुए कहता है कि दरअसल मैं ही तुम्हें वो काम दे रहा था जो तुम्हें नहीं आता। कोई बात नहीं, हम साथ में साफ करते हैं, तुम मेरी मदद करना जिससे तुम सीख जाओगी। 1 घंटे बाद लिविंग रूम चमकने लगा था और योकोया उसका थैंक्स करता है उसकी हेल्प करने के लिए। इसके बाद वो टाइम देखता है तो अभी खाना भी बनाना था। वो मेड से पूछता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, पर वो मेड कहती है कि नहीं। योकोया कहता है कोई बात नहीं, मैं क्या बनाना है ये सोच लिया है, तुम जाके तब तक फ्रेश हो लो। इधर नहाते हुए मेड सोच रही होती है योकोया के बारे में कि ये सभी मास्टरों में से अलग है। इधर योकोया बैठे हुए कहता है कि मैं एक सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ जो अपने मॉम डैड से अलग रहता है, जिसके घर पे एक मेड आई हुई है जो एक असैसिन है। पर मैं अभी इस बात से घबरा रहा हूँ कि अगर वो नहा के टॉवल में ही बाहर आ जाए तो मैं क्या करूंगा। तभी वो मेड फुल ड्रेस में बाहर आकर उसे थैंक्स कहती है पहले नहाने देने के लिए और योकोया का किस्मत में निकलता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसके बाद वो डिनर रेडी कर रहे थे और योकोया कहता है कि अपने आप को फोर्स मत करना गोभी काटने में। वो मेड गोभी उठाती है और उसे छोटे छोटे पीसेस में काट देती है। योकोया अपने बनाई हुई डिश के बारे में बताता है कि इसे टोनकात्सु कहते हैं, तुमने खाया है क्या पहले? वो मेड कहती है कि मैं डिशेस को सिर्फ जिंदा रखने वाले एलिमेंट्स की तरह देखती हूँ, मैं अगर खाई भी होंगी तो मुझे इसका टेस्ट याद नहीं होगा। योकोया कहता है क्या बात कर रही हो, एक बार तुम जब ये टोनकात्सु खाओगी तो कभी नहीं भूलोगी।
और मैं ये शहर के फेमस काटसूदा दुकान से लेके आया हूँ। फिर वो 2 प्लेट में निकालता है और एक प्लेट उसे देते हुए पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है मिस सर्वेंट? वो मेड कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे हर मास्टर मुझे अलग अलग नाम से बुलाते थे, आप भी मुझे कोई अपना नाम दे सकते हैं मास्टर योकोया। योकोया कहता है कि ठीक है, मैं सोच के रखूंगा, अभी के लिए मैं मिस सर्वेंट ही बुलाऊंगा। इसके बाद वो खाने बैठते हैं, जहाँ पहला निवाला लेते ही योकोया पूछता है, ये कैसा है? मिस सर्वेंट को अपनी पास्ट लाइफ का ट्रॉमा आने लगते हैं, पर वो उससे बाहर निकलते हुए कहती है कि हाँ, ये सही में काफी अच्छा है, और सोचती है कि मुझे उस एक्सीडेंट से लेकर के बात लेने तक और अभी डिनर करते हुए भी काफी वार्म फीलिंग आ रही है। योकोया कहता है कि मैंने ऊपर के फ्लोर के रूम को तुम्हारे लिए रेडी कर दिया है, तुम उसे अपना ही रूम समझ सकती हो, और अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। मिस सर्वेंट अपने पास्ट को याद करती है जब वो खून में लथपथ थी और उसका मास्टर कह रहा होता है कि तुम्हारा शरीर बर्फ के जैसा सफेद है और उसके जैसा ही ठंडा भी, जिसका मतलब होता है क्रूएल होना। इधर योकोया नोटिस करता है कि वो बिना सॉस के ही खाड़ी होती है, तो उसे देख करके साथ में ट्राई करने बोलता है, और जब मिस सर्वेंट सॉस के साथ टोनकात्सु खाती है तो उसे ये काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। हाँ, सर्वेंट को सॉस पसंद है। सीन शिफ्ट होता है मिडनाइट पर। मिडनाइट सीन क्यों? अच्छा, क्योंकि योकोया को बुरे सपने आ रहे थे। वो पसीने पसीने होकर उठता है और कुछ खाने फ्रिज की तरफ बढ़ता है, जहाँ अगर वो देखता है तो मिस सर्वेंट सॉस खा रही होती है। दोनों थोड़ी देर तो एक दूसरे को देखते हैं, फिर मिस सर्वेंट उसे माफी मांगती है तो योकोया कहता है कि कोई बात नहीं, भूख तो मुझे भी लगती है रात में। फिर वो ट्रे में कुछ खाने का सामान लाता है और कहता है चलो साथ में खाते हैं। खाना खत्म करने के बाद मिस सर्वेंट पूछती है कि क्या तुम कोई डरावना सपना देख रहे थे? ये बात सुन योकोया हैरान था। मिस सर्वेंट बताती है कि जब मैं किचन की तरफ आ रही थी तो तुम्हारे कमरे से आवाज आ रही थी, मैं अंदर आकर देखी तो तुम कुछ कहते हुए रो रहे थे। योकोया कहता है कि ये काफी एम्बेरसिंग है, क्या तुमने सुना मैं क्या कह रहा था? मिस सर्वेंट कहती है कि हाँ, तुम कई बार अपनी मॉम को आवाज दे रहे थे। इससे तो अब योकोया और ज्यादा एम्बेरस होने लगता है। तभी मिस सर्वेंट कहती है, आज पहली बार मुझे भी कोई अलग तरह का सपना आया, उस टोनकात्सु सॉस का, जो मुझसे बात करते हुए कह रहा था कि मैं इतना बड़ा हूँ कि तुम्हारे चाटने से कभी खत्म नहीं होऊंगा। पर जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ी मेरी नींद खुल गई और पहली बार मैं डरावने सपने से अलग हटके कुछ देखी थी जिसे मैं जगना नहीं चाहती थी। पर तुम्हारे सपने को सुन मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही। योकोया कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे कभी कभी ही ऐसे सपने आते हैं। हम देखते हैं योकोया की मॉम उसे डैड के पास छोड़ के चली जाती हैं। योकोया बताता है कि मैं जब भी डरावने सपने देखता था तो मॉम के गोद में सर रख के आराम से सो जाता था, पर उनके जाने के बाद से डर लगता है तन्हा सोने में जी। उसकी बातें सुन मिस सर्वेंट उसे अपने गोद में सर रख के सोने को कहती है। ये सुन योकोया मना करते हुए कहता है कि वो बचपन की बात थी। मिस सर्वेंट उदास होते हुए सोचती है कि मुझे पता था एक एसेसियन कभी किसी के खुशी का कारण नहीं बन सकती। तभी अचानक से योकोया उसके गोद में आकर लेट जाता है और कहता है कि ये काफी वार्म और आरामदायक लग रहा है। मिस सर्वेंट कहती है कि हाँ, और मेरे लिए भी, तो अब आप अच्छे से सो पाएंगे मास्टर योकोया। मिस सर्वेंट सोचती है कि ये एहसास बिल्कुल उस इंसिडेंट वाले दिन की तरह ही था जहाँ मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई जैसे मैं कई सारे दुश्मनों से लड़ रही थी, पर वो सारी ऊर्जा मैंने किसी की जान बचाने में यूज की। आखिर ऐसा क्यों? सीन शिफ्ट होता अगले दिन। मिस सर्वेंट फ्रूट निंजा खेलते हुए कचरों के साइज को छोटा कर रही थी। तभी योकोया आके उससे ऐसा करने का कारण पूछता है तो मिस सर्वेंट कहती है ऐसे काफी कम स्पेस लगता है। योकोया काफी इम्प्रेस होता है। फिर जब वो गाड़ी वाले की तरफ बढ़ता है कचरा निकालने तो उसे अपने घर के बाहर एक फ्लफी डॉग दिखता है जिसके साथ कोई एक लेटर भी रख गया था। मिस सर्वेंट उसे पढ़ती है कि मैं इस कुत्ते को पोमेरियन समझ के खरीद लाया था, पर पता चला कि ये एक ऐसे ब्रीड का है जो काफी खाना खाते हैं और ज्यादा जल्दी बड़े होते हैं, इसलिए मैं इसे किसी अमीर के घर के यहाँ छोड़ रहा हूँ, प्लीज इसे अडॉप्ट कर लेना। मिस सर्वेंट पूछती है कि क्या आप इसे रखने वाले हैं? योकोया कहता है कि हाँ, इतने छोटे पपी को मैं इतनी गर्मी में नहीं छोड़ सकता, ये मर सकता है। इस पर मिस सर्वेंट कहती है कि अगर इसमें जीने की इच्छा होगी तो ये कैसे भी जी लेगा, लेकिन अगर आप इस पे दया करके इसे बचा रहे हैं तो ये इसके एनिमल इंस्टिंक्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। इस पे योकोया कहता है कि मैं तुम्हारी बात अच्छे से तो नहीं समझ पा रहा, पर तुमने मुझे उस ट्रक से मुझ पे दया करके तो नहीं बचाया था ना। ये सुन मिस सर्वेंट सोच में पड़ जाती है। योकोया कहता है कि अगर हम किसी की जान को खतरे में देखते हैं तो हमारी इंसानी फितरत कुछ भी सोचने से पहले एक्शन में आ जाती है, और शायद इसे ही इंसानियत कहते हैं। और वैसे भी त्याग दिए जाने के दर्द को मैं समझ सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। योकोया उस पपी के साथ खेल रहा होता है और मिस सर्वेंट से पूछता है कि क्या तुम भी इसे हाथ में लेना चाहोगी, पर मिस सर्वेंट इसे दूर भागने लगती है और योकोया समझ जाता है कि वो डरी हुई है। योकोया कहता है कि देखो तो ये कितना क्यूट है। मिस सर्वेंट कहती है कि अगर मास्टर का ऑर्डर है तो मैं इसे छू जरूर सकती हूँ। योकोया कहता है ठीक है, खुद को फोर्स मत करो। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हें डर क्यों लगता है कुत्तों से? मिस सर्वेंट बताती है कि कैसे उसे एसएसएन की ट्रेनिंग के लिए जंगली कुत्तों के बीच पहाड़ियों पे छोड़ दिया जाता था। योकोया ये सुन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, पर इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें खुद ही इस डर को दूर करना होगा।
ये सुन मिस सर्वेंट सोचती है कि मैं अपने मास्टर को ऐसे असहाय महसूस नहीं करा सकती। वो उस पपी को हाथ में लेने का डिसाइड करती है, पर उसका हाथ कांप रहा होता है। युकोया कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो रहने दो। मिस सर्वेंट कहती है कि ऐसा कोई डर नहीं जिसे मैं दूर ना कर सकूं। युकोया पूछता है, वैसे तुम्हें इसमें कौन सी इसकी चीज डरावनी लग रही है? मिस सर्वेंट उसके नाखूनों, दांत और डरावनी नजर को पॉइंट करती है। युकोया हंसते हुए कहता है, क्या ये तुम्हें इस तरह दिखाई दे रहा है? मुझे तो ये एक मोची केक की तरह दिखता है। तभी वो पपी मिस सर्वेंट की उंगली को अपने मुंह में ले लेता है, जिससे मिस सर्वेंट काफी डरते हुए उठती है और आज तो मेड ने इसको तंदूर में फेंक के हॉट डॉग बना ही देना था। पर युकोया उससे झट से वापस ले लेता है और वो पपी युकोया की उंगली को भी मुंह में ले लेता है। युकोया यहाँ देखता है तो इसके दांत आ रहे होते हैं, तो इसे लेके ये एनिमल हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ युकोया पपी को इंजेक्शन लगवाने लगता है और मिस सर्वेंट पपी के लिए चीजें खरीद रही होती है। युकोया उसे वापस लेकर आता है और कहता है कि देखो तो तुम्हारे लिए हम चीजें ले रहे हैं। घर वापस आते हुए युकोया मिस सर्वेंट का थैंक्स कहता है साथ आने के लिए। मिस सर्वेंट वहीं पे रुक जाती है और कहती है, मास्टर युकोया, आप मेरे सभी मास्टर से अलग हो। मैं वैसे माहौल में काम करती थी जहाँ काम खत्म करने का दूसरा मौका तक नहीं दिया जाता था। वहीं आपके साथ मैं कोई भी काम एक बार में सही से नहीं कर पाती हूँ, फिर भी आप मुझ पे भरोसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि मैं जिस काम में थी वहाँ मुश्किलें नहीं थी, वो एक डांसिंग चेयर गेम जैसा था, पर जहाँ भी जाती काम सिर्फ एक ही करना पड़ता था। पर वो सब चीजें ऐसा लगता है किसी काम की नहीं थी। काश मैं आपसे इस पपी की तरह मिलती, जिसे इतना तो पता है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, जिससे मैं शायद वो बन पाती जो आपको चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपके कोई काम की भी हूँ। उसकी बातें सुन युकोया कहता है कि लगता है तुम उन पुरानी चीजों को छोड़ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हो। ये सुन मिस सर्वेंट कहती है, क्या नॉर्मल? ऐसा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। युकोया उसे सनसेट देखने को कहता है और मिस सर्वेंट सोचती है, तो क्या ऐसे मैं इस दुनिया को और बेहतर तरीके से जान सकती हूँ? युकोया यहाँ बताता है कि तुम्हें पता है तुमसे जब पहली बार मैं मिला था तो काफी डर गया था। मिस सर्वेंट कहती है, क्या? युकोया कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे असैसिन के साथ रहने की प्रैक्टिस नहीं है ना, पर अब मेरे असैसिन को लेके थॉट्स बदल गए हैं। तुम एक अच्छी लड़की हो। ये बात सुन उसे उसका पास्ट याद आने लगता है, जहाँ कोई उसे गुड गर्ल कह रहा होता है। इसके बाद मिस सर्वेंट पूछती है, तो मुझे एक नॉर्मल गर्ल बनने के लिए क्या करना होगा? युकोया कहता है कि वैसे इसका जवाब देना तो थोड़ा मुश्किल है, पर ऐसा लगता है तुम अपनी गलतियों को लेकर चिंता में हो और तुमने यहाँ आकर जो भी काम किए वो तुम्हारे लिए नए थे, जो तुमसे पहली बार में नहीं हुए। तो ये सभी चीजें एक नॉर्मल इंसान ही तो करता है। शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ युकोया का पपी मिस सर्वेंट के ठप ठप करके काटे जा रहे गोभी की आवाज से उठ के उसके पास आ जाता है। उसे ऐसे अपने पैर के पास देख मिस सर्वेंट अपना चाकू निकाल कहती है, मुझे पता था कि तुम कोई नॉर्मल डॉग नहीं हो। पर तभी वो पपी का पेट गुड़गुड़ करने लगता है और मिस सर्वेंट सोचती है, अच्छा तो इसे भूख लगी है। वो डॉग फूड में से उसे कुछ खाने को देती है और जब वो पपी बिजी था, मिस सर्वेंट ये सोचते हुए सहलाने जाती है कि शायद अब मैं नॉर्मल हो रही हूँ। तभी यहाँ युकोया आता है और ये देख कहता है कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि तुम इसे खाना खिला रही हो। वो पपी को सहलाने लगता है और कहता है कि तुम तो सही में काफी हद तक मोची केक जैसे हो, इसलिए तुम्हारा नाम आज से आगे मोचिटारो है। फिर वो मिस सर्वेंट को गोभी काटने और आगे मोचिटारो को खाना खिलाने के लिए थैंक्स करता है और एक मूव करते हुए कहता है कि तुम एक अच्छी मेड बनने के रास्ते पे हो, जिससे मिस सर्वेंट को काफी अच्छा लगता है। इधर वो पपी भी उसके साथ खेलना चाहता था, पर युकोया उसे कहता है कि बाद में, अभी मुझे डिनर बनाने जाना है। मिस सर्वेंट कहती है कि मैं इसका तब तक ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मुझे नॉर्मल बनना है, आपके कहे अनुसार चल के। युकोया कहता है, ठीक है, फिर मुझे भी तुम पे विश्वास है। फिर मिस सर्वेंट उस पपी को सहलाने लगती है और फिर गोद में ले लेती है। वो उसके साथ खेलते हुए सोचती है युकोया की कई बातों का, कि मैं पहले तुमसे डर गया था, पर तुम्हारे साथ रह के मुझे पता चला कि मेरी सोच गलत थी। प्रेजेंट में मिस सर्वेंट कहती है कि अब मुझे पता चला कि ये कितना एम्बेरसिंग बात है कि मैं पहले से डरती थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ डिनर मिस सर्वेंट को काफी पसंद आती है, पर जब युकोया उसके लिए और बनाने को पूछता है तो वो मना कर देती है। युकोया कहता है कि अगर तुम्हें कोई चीज पसंद आए तो उसके लिए रिक्वेस्ट करना भी एक नॉर्मल थिंग्स है। ये सुन मिस सर्वेंट कहती है, ठीक है, फिर तो मैं इसके साथ साथ खुद के लिए एक नाम भी रिक्वेस्ट करती हूँ। युकोया पूछता है, तो तुम्हारा बर्थडे कब आता है? मिस सर्वेंट कहती है कि डेट तो याद नहीं, पर विंटर के टाइम पे। युकोया उसका नाम यूकी रखता है, जिसका मतलब होता है स्नो। ये सुन मिस सर्वेंट को अपने पुराने मास्टर की बात याद आती है कि तुम एक कोल्ड ब्लडेड किलर हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा ज्यू, जिसका मतलब स्नो होता है। इधर युकोया कह रहा होता है कि स्नो मुझे काफी पसंद है, क्योंकि वो काफी खूबसूरत दिखती हैं और स्नोफॉल भी। ये सुन मिस सर्वेंट को भी अपनी पास्ट मेमोरी ट्रिगर करने लगती है। आगे युकोया बताता है कि मैंने कहीं सुना था कि स्नो दरअसल गर्म होती हैं। ये सुन मिस सर्वेंट काफी हैरान होती है। युकोया कहता है, हाँ, क्योंकि जब ग्राउंड पे स्नो बीत जाती है तो वो अंदर की सतह को गर्म रखती है, जिससे उसके नीचे के जीव और पौधे प्रोटेक्ट भी रहते हैं।
ये सुन मिस सर्वेंट के दिमाग में चल रहे अब तक के सारे सवाल सामने आ जाते हैं कि एक कोल्ड ब्लडेड किलर होने के बाद भी उस दिन मेरी बॉडी पूरी एनर्जी के साथ किसी की लाइफ क्यों बचाई, क्यों ये जिंदगी मुझे ज्यादा वार्म फीलिंग कराती है और क्यों ये पर्सन की बातें मेरे दिल को छू रही हैं। अगर मैं इसके साथ और रहूं तो शायद मुझे इन सब के जवाब मिल जाएंगे। फिर वो योकोया को थैंक्स कहती है उसे नाम देने के लिए और योकोया उसकी स्माइल देख सोचता है कि हाँ अब ये नॉर्मल लड़कियों जैसे स्माइल कर रही है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। यूकी मोची के साथ खेल रही होती है, तभी योकोया उसे आवाज देके एक रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मेरे कान छेद दोगी। यूकी हाँ करती है, पर जैसे ही वो उसके कान के पास जाती है वो अपने हाथ पीछे हटाते हुए कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। योकोया कहता है क्या, पर क्यों, लोगों को छेदना तो तुम्हारा काम था ना, और यहाँ पर तो सिर्फ एक कान की बात है। तभी बेल रिंग होती है। यूकी डोर ओपन करती है तो एक लड़की कह रही होती है, बड़े भाई अपने डॉगी को दिखाओ मुझे जल्दी। यूकी पूछती है कि क्या तुम मास्टर योकोया की छोटी बहन हो। वो लड़की रीको कहती है कि हाँ, पर तुम कौन हो। रीको अंदर आकर देखती है तो घर पूरा चमक रहा था। वो आके योकोया के गाल खींचने लगती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में कि तुमने एक खूबसूरत मेड रखा है। योकोया कहता है कि इससे मॉम परेशान हो जाती। रीको पूछती है और डैड। योकोया कहता है उन्होंने मंजूरी दे दी है। रीको को फिर से पागलपन का दौरा पड़ता है कि पर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया। यहाँ यूकी पूछती है पर तुम दोनों अलग क्यों रहते हो। आंसर देने के बजाय रीको मुंह छुपाते हुए कहती है कि ये कितनी खूबसूरत और क्यूट है। योकोया यूकी को बताता है कि इसे खूबसूरत लोग बहुत पसंद हैं। तो अब समझी मैं तुम्हें क्यों नहीं बताया। रीको कहती है ये कोई बहाना नहीं हुआ। फिर वो यूकी से खुद को इंट्रोड्यूस करती है और यूकी भी अपने आप को। यहाँ फिर वो बताती है कि ये नाम मुझे योकोया मास्टर ने दिया है। ये सुन रीको थोड़ी हैरान होती है। यूकी आगे बताती है कि मैं पहले एक असैसिनेशन का जॉब करती थी। रीको घबरा के पूछती है क्या ये सच कह रही है। योकोया कहता है हाँ, अब भी तुम्हें इससे परिचय करना है। पर रीको तो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसका ऑटोग्राफ मांगने लगती है। यूकी उसे साइन करके देती है जो उतनी सही से नहीं थी। यूकी बताती है कि उसने असैसिनेशन के जॉब में 12 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सीखे हैं और उसे कभी कैलीग्राफी की जरूरत नहीं पड़ी, जिसका मतलब होता है अच्छा हैंड राइटिंग। रीको यूकी से पूछती है कि क्या तुम मेरे एक स्कूल प्रोजेक्ट में हेल्प करोगी। योकोया हैरान होकर पूछता है कि क्या सही में। यूकी कहती है क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। योकोया कहता है अगर यूकी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर तुम ऐसी स्टोरी को अपने प्रोजेक्ट के लिए नहीं लिख सकती। रीको कहती है हाँ, मैं स्टोरी को अपोजिट कर दूंगी। एक खूबसूरत मेड जो एसेसिन के जैसे दिखती है। वो उसे बैकयार्ड में लाती है उसकी एसेसिन स्किल देखने, जहाँ वो अपने सर पे एप्पल रखी थी, और यूकी एक फ्लिप मारते हुए उसे अपने नाइफ से टारगेट करती है। रीको तो काफी एक्साइटेड होती है, पर योकोया घबराए हुए था कि अगले साल मुझे राखी कौन बांधता। इधर रीको पूछती है कि तुम्हारे पास कितने नाइफ्स हैं और तुम इन्हें कहाँ रखती हो। यूकी कहती है कि उसके पास 5 और हैं और वो अपने हथियारों का तहखाना दिखाने लगती है। योकोया कहता है फौरन ढको इसे, नहीं तो वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी। ये मैं कह रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रीको पूरा पापड़ाजी की तरह उससे सवाल कर रही होती है। तभी यूकी का पेट गुड़गुड़ करता है तो वो इस पे भी सवाल बना देती है कि तुम्हारा फेवरेट डिश क्या है। यूकी कहती है मेरा जो फेवरेट है वो कोई डिश नहीं है, हाँ सर्वेंट को सॉस पसंद है। फिर यूकी रीको को अपने गोभी काटने के तरीके को दिखा रही होती है और फिर सीन शिफ्ट होता है यहाँ से रेस्टोरेंट में, क्योंकि घर में खाने के लिए सिर्फ गोभी ही था। यहाँ पे रीको की नजर समर फेस्टिवल के लगे पोस्टर पे जाती है तो वो वहाँ चलने की जिद करने लगती है। योकोया यूकी से कहता है कि वहाँ हम तुम्हारी फेवरेट टोनकात्सु सॉस भी ले लेंगे, जिसका नाम सुनते ही यूकी के मुंह में पानी आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है फेस्टिवल में जहाँ रीको यूकी को खींच एक शूटिंग गेम में लेके आती है, ये सोच करके कि एसेसियन का कहीं तो फायदा उठाया जाए। पर यूकी निशाना लगाती है और वो मिस हो जाता है। क्या गुंडी बनेगी रे। यूकी बताती है कि उसने गन्स की ट्रेनिंग नहीं की, पर फिश कैचिंग में वो दुकानदार को दिखा देती है कि बॉस कौन है। रीको उससे भी सिखाने को कहती है और यूकी उसे सिखा रही होती है, जो देखकर दुकानदार कह रहा होता है कि हाँ अगला मेला लगने तक सीख ही जाओगी। इसके बाद वो सभी यूकी के लिए टोनकात्सु सॉस लेने आते हैं, जिसको टेस्ट करते ही यूकी खो ही जाती है। वो एक एक करके सारे खरीदे हुए कुकीज वहीं गिलहरियों जैसे खाते हुए खत्म कर देती है। दुकानदार उसे इतना पैसिनेट देख बाय 1 गेट 1 दे देता है। इसके बाद रीको यहाँ से कुछ ड्रिंक्स लेके आने का सोचती है, पर योकोया उसे मना करता है। रीको कहती है मैं तुरंत आई, बस यहीं रहना तुम लोग। साइड में बैठे हुए योकोया यूकी से उससे पहले किसी मेले में एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। यूकी याद करती है कि वो लास्ट टाइम मेला में किसका खेला खत्म करने आई थी। जब वो ये बात योकोया को बताती है तो वो उसे कुछ पूछना चाहता था, पर तभी फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं और यूकी और योकोया के साथ साथ रीको भी ड्रिंक्स लेके आ गई थी। सभी साथ में बैठकर फायरवर्क्स देखते हैं और इसके बाद फिर ये लोग घर को जा रहे होते हैं, जहाँ रीको कहती है कि तुमने तो आज बहुत से टोनकात्सु सॉस खाए हैं,
तभी पीछे से चोर चोर की आवाज आती है और कोई चोर चोरी करके बाइक से तेजी से उनकी तरफ से भाग रहा होता है, जो तो पक्का रिको का रीइंकार्नेशन करा के ही मानता। और यूकी इस एनिमे को रोम कॉम ही बनाए रखना चाहती थी। रिको कहती है कि पहली बार मुझे किसी ने डैड के बाद प्रिंसेस की तरह उठाया है। पर युकोया तो यूकी की खरीदे टोनकात्सु सॉस को देख कहता है, बेड़ा गड़क हो उस चोर का। यूकी अपने मास्टर की कही बातों को चल देती है पूरा करने। रिको तो अपने सामने लाइव एक्शन मूवी चलते हुए देख काफी खुश हो रही थी और वो दोनों यूकी का पीछा करने लगते हैं, पर वो उससे काफी दूर होते जा रही थी। यहाँ रिको युकोया से शॉर्टकट लेने को बोलती है और इधर यूकी उस चोर को देख लेने के बाद उस पर नाइफ फेंकती है, जो जाके उसके टायर पे लगती है, जिससे वो वहीं ढिमला जाता है। वो उसकी तरफ चाकू लेके बढ़ती है, तभी युकोया आके उसे ना मारने के लिए कहता है और यूकी उसके हेलमेट पर मार कहती है, बच गया साला। तभी यहाँ यूकी का पेट गुड़गुड़ करने लगता है, तो युकोया कहता है कि चलो हम और भी टोनकात्सु सॉस लेते हैं और घर को निकलते हैं। इधर वो चोर को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी फास्ट ये कौन सी खुफिया एजेंसी थी और खुद ही पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर करने का सोचता है। इधर घर जाते समय रिको कहती है कि उसने अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लिया है और वो कल उसे सबमिट कर देगी स्कूल में। यूकी उत्सुकता से पूछती है कि स्कूल ये क्या होता है। रिको बताती है कि स्कूल वो जगह है जहां हम नई नई चीजें सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं और मस्ती करते हैं। हाँ, पर हमारे टाइम पे तो सिर्फ पेरेंट्स को लूटा जाता था और हमें कूटा जाता था। खैर तभी रिको को उसकी मॉम का मैसेज आता है जहां उन्होंने उसकी फेवरेट डिश बनाई थी। रिको कहती है कि जल्दी चलो बड़े भाई, मुझे भूख लग रही है। इधर यूकी के दिमाग में तो रिको की कही स्कूल वाली बात ही घूम रही थी। वो यहाँ युकोया से कहती है कि मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। युकोया कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो जरूर जाओ। सीन शिफ्ट होता है, युकोया का न्यू सेमेस्टर शुरू होने वाला था और वो यहाँ मिल्क पैकेट पीते हुए सोच रहा था कि यूकी अकेले घर में ठीक होगी ना। देखो लॉन्डे को एक एसेसियन की चिंता हो रही है। तभी यहाँ उसका क्लासमेट आके कहता है कि तुमने ये रूमर्स सुना क्या, हमारे शहर में एक ब्यूटीफुल मेड दिखी है जो काफी कमाल के स्किल्स रखती है। ये सुन युकोया का दूध फट जाता है, मतलब पैकेट फट जाता है। युकोया कहता है अच्छा मैंने तो नहीं सुना, और सोचता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे समर वेकेशन में रिको के साथ वो मार्केट घूम रही थी। तभी टीचर एंटर करती हैं और अनाउंस करती हैं न्यू स्टूडेंट के बारे में, जो कि यूकी होने वाली थी। यूकी खुद को क्लास में इंट्रोड्यूस करती है यूकी नाम से ही, युकोया को कजिन बता के। इसके बाद वो युकोया के पास आके उसे गुड मॉर्निंग मास्टर कहती है, जो सुन क्लास के बच्चे हैरान होते हैं। अब स्कूल जब ओवर होता है, रिको आके इनसे पूछती है तो कैसा रहा तुम दोनों का स्कूल डे। युकोया पूछता है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है ना। रिको उसका उतरा हुआ चेहरा देखती है और कहती है हाँ मिशन सक्सेसफुल रहा। घर को जाते हुए युकोया यूकी से पूछता है कि अगर तुम्हें स्कूल ही जाना था तो शहर के कोई और स्कूल में चली जाती, और उससे बड़ी बात तुम्हें मुझे कजिन बताने की क्या जरूरत थी। यूकी कहती है इससे अगर आपको कोई जरूरत होगी तो मैं आपके पास रहूंगी और कजिन बनाने पे किसी को शक भी नहीं होगा, ऐसा रिको ने बताया। युकोया रिको को एक टपली मारते हुए कहता है कि तुमने इतना कुछ प्लान कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। ये देख यूकी घबराते हुए पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया मास्टर। युकोया कहता है कि नहीं, वैसे बस मैं थोड़ा सा हैरान हो गया था, पर कोई बात नहीं, अब हम साथ में स्कूल के लाइफ को एंजॉय करेंगे। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में। स्टूडेंट्स को ऐसे भागते हुए देख यूकी कारण पूछती है तो युकोया बताता है कि आज लंच में खास कातसुदा ब्रेड मिलने वाला है जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, इसलिए ये सब भेड़ बकरियों के जैसे उसे लेने भाग रहे हैं। हालांकि वो ब्रेड टेस्टी तो लगता है और अगर उसमें टोनकात्सु सॉस मिला जाए तो मजा आ जाता है। यूकी ये सुन कहती है ठीक है मास्टर, तो आज लंच में भी हम वही कातसुदा ब्रेड खाएंगे। युकोया कहता है कि ना, उसके लिए तो एक वीक से ये स्टूडेंट्स शरीर में तेल लगा के मजबूत होते हैं ताकि गिरते पड़ते कैफेटेरिया पहुंच सके, जो हमारे क्लास से तो सबसे ज्यादा दूर पे है। अब तक तो सब खत्म भी हो गया होगा। जो सुन यूकी तुरंत खिड़की से छलांग लगा के रूफ टॉप पे आ जाती है। युकोया उसे कोई गड़बड़ ना करने बोलता है, पर यूकी पाइप से होते हुए सीधे कैफेटेरिया की तरफ भाग रही थी। युकोया पूरा घबरा जाता है कि इस वजह से यूकी की सिगरेट सभी के सामने ना आ जाए, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो इस ब्रेड को खाने से पहले झिंगा लाला करते हैं, इतनी आसानी से तो यूकी को ब्रेड नहीं ले जाने देंगे, और यूकी उनके सामने जाके सीधे जंप करके निकलेगी तो उसका तो पोल ही खुल जाएगा। इधर यूकी रूफटॉप से जंप करके सीधे कैफेटेरिया के डोर के सामने निकलती है, जहां अभी स्टूडेंट्स की भीड़ पहुंची भी नहीं थी। वो यहाँ बड़ी ही शालीनता से कातसुदा ब्रेड मांगती है और अब वो वापस आके युकोया से माफी मांगते हुए बताती है कि ये ब्रेड पर पर्सन एक ही दिया जा रहा था, इसलिए वो 2 नहीं ला पाई। युकोया नॉर्मल ब्रेड को लेते हुए कहता है कोई बात नहीं, तुम इसे खा लो, मैं तो इसे टेस्ट कर चुका हूँ, और वैसे भी इसको तो तुमने जंग जीत करके लाया है। यूकी उस ब्रेड को टेस्ट करती है जो काफी अच्छा लगता है, और वो अपनी हैप्पीनेस थोड़ी सी युकोया के साथ भी शेयर करती है। सीन शिफ्ट होता है उसी रात। रिको से युकोया पूछता है कि वीकेंड तो खत्म हो गए है ना, फिर तुम यहाँ क्यों रुकोगी।
रीको कहती है क्योंकि मुझे हमेशा से एक बड़ी बहन चाहिए थी। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि अगर आप मेरी बड़ी दीदी होती तो मैं रात भर आपसे मेकअप और लड़कों के बारे में बातें करती। योकोया कहता है बकवास बंद करो। रीको कहती है कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कि अगर आप यूकी के साथ शादी कर लो तो मुझे एक बड़ी दीदी भी मिल जाएगी। योकोया घबराते हुए कहता है कि यूकी एक एसेसियन है, उसमें रोमांस नाम की कोई फीलिंग नहीं है। उसने कल मुझे ब्रेड भी ऐसे खिलाया जैसे कुछ ठूसा जा रहा हो। रीको पूछती है तो क्या अगर यूकी में ये सब फीलिंग्स आ जाएं तो आप उससे शादी करोगे? इतने में यूकी ये पूछते हुए अंदर आती है कि किसकी शादी की बात हो रही है। दोनों अचानक से घबरा जाते हैं और रीको कहती है कुछ नहीं, हम बस बातें कर रहे थे कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद आते हैं। क्या मेरा भाई तुम्हें अच्छा लगता है? यूकी कहती है हाँ, मास्टर योकोया काफी अच्छे हैं। योकोया इधर सोच रहा होता है ये लड़की बात को कहीं से भी घुमा देती है। इसके बाद ये सभी बालकनी में बैठे होते हैं और रीको यूकी से पूछती है कवना साबुन से नहैलू अतना गोर हो गइलू। यूकी कहती है क्या मैं खूबसूरत हूँ? रीको कहती है हाँ, तुम्हारे जैसा दिखना न जाने कितने लड़कियों का ड्रीम है। यूकी कहती है मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे काम में लुक्स मैटर नहीं करता था। रीको कहती है पर मैं तो बड़ी होकर बहुत से मेकअप करूंगी और तुम्हारे जैसे ही खूबसूरत बनूंगी। इस पर यूकी कहती है पर आप तो अभी से ही काफी क्यूट और खूबसूरत हो। रीको यहाँ पे उससे कुछ टिप्स मांगती है उसकी ग्लोइंग स्किन के लिए। यूकी कहती है कि ऐसा कुछ खास तो नहीं, पर मैंने जब से ही टोनकात्सु सॉस खाने शुरू किए हैं मुझे काफी लाइट फील कराते हैं। पहले तो रीको से देख थोड़ा सोचती है, फिर कहती है चलो ये भी सही। इधर योकोया बैठे उनकी बातें सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी एक लड़की हूँ। वैसे यूकी रीको की वजह से काफी हद तक नॉर्मल गर्ल्स की तरह घुल मिल गई है। उसको ऐसे सोचते हुए देख रीको पूछती है तो भाई क्या सोच रहे हो शादी के बारे में, जिससे तुम डेली बैठ करके हमारी बातें सुन सको? योकोया कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं सोच रहा था। बेटा मन में लड्डू फूटा। रीको उसके पास आके कहती है तो सोचो ना फिर, क्या तुम ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहोगे? बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। योकोया कुछ नहीं कह पाता और रीको ये रिश्ता पक्का समझ लेती है। इधर झाड़ियों में से कोई कैट इन पे नजर रखे थे। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। रात भर रीको की बकबक सुनने के कारण योकोया ढंग से सो भी नहीं पाया था, जिसे टीचर उसकी तरफ एक चौक फेंक के मारते हैं, पर बिना किसी को देखे हुए ही यूकी उसको 2 टुकड़ों में काट देती है। लेकिन इससे चौक अब 2 भागों में टूट के जाके योकोया की आंखों में घुस जाती है। जो देख यूकी का कहना था भारी मिस्टेक हो गया सर। योकोया आंख धो के नर्सेस ऑफिस आता है आई ड्रॉप डलवाने, जहाँ आज कोई न्यू नर्स अपॉइंट दिख रही थी। नीता। नहीं, ये अंबानी नहीं है, पर इसके शौक कुछ वैसे ही हैं। योकोया आके उनसे अपनी आंखों में गई चौक के बारे में बताता है तो नीता उसकी आंखों को चेकअप करते हुए उसके साथ हुई न्यू ज्वाइन लड़की के बारे में पूछती है। योकोया कहता है अच्छा वो तो मेरी कजिन है। नीता हंसते हुए कहती है पर लगती तो नहीं। फिर वो उसके आई टेस्ट को कंप्लीट करते हुए कहती है तुम तो बिल्कुल ठीक हो और काफी हैंडसम भी। अचानक से वो डोर लॉक करके हर लड़कों की ड्रीम डॉक्टर बन जाती है। खैर यहाँ योकोया को उसके रियल इंटेंशंस नहीं पता चल रहे थे, तभी यूकी डोर तोड़ते हुए अंदर आती है और योकोया को मौका मिलता है उसके पास से भाग निकलने का। नीता कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो काफी घबरा गए थे योकोया। यूकी योकोया को अपने तरफ करते हुए कहती है कि योकोया से दूर रहना। यहाँ बेवकूफ योकोया ये सोच रहा था कि यूकी शायद उसे पसंद करती है, इसलिए वो जेलस के कारण ऐसा डायलॉग बोल रही है। नीता कहती है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम फिर से यहाँ आ सकते हो योकोया। यूकी योकोया को लेकर के धीरे धीरे रूम से बाहर आती है और कहती है मास्टर योकोया मुझे आपसे कुछ कहना है। यहाँ योकोया सोच रहा था कि क्या ये एक कन्फेशन सीन है, मेरा दिल तो जोरों से धड़क रहा है। यूकी कहती है मास्टर योकोया मुझे लगता है वो लड़की भी एक एसेसियन है और आपकी जान वहाँ पे खतरे में थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। योकोया का तो ये सुनकर के भौचक्का ही निकल गया था। इधर हम नीता को देखते हैं जिसकी कैट ही उस रात झाड़ियों से नजर रखी थी। नीता कहती है कोई बात नहीं, अब तो मैं इस काम को और आसानी से खत्म कर पाऊंगी। नीता का सपना है एक आइलैंड पे जाकर के भोग विलासिता का जीवन यापन करना, जिसके लिए उसे ढेर सारे पैसे चाहिए और अगर वो यूकी को खत्म कर दे तो उसे माफिया की तरफ से बहुत से पैसे मिलेंगे। इधर हम योकोया को देखते हैं जो कह रहा होता है तुम मुझे ऐसे घूरोगी तो मैं सो नहीं पाऊंगा। यूकी कहती है पर मास्टर मुझे आपकी चिंता हो रही है, एक एसेसियन आखिर हमारे स्कूल में आपसे आकर क्यों मिली। योकोया कहता है पर ऐसे तो तुम बैठी रहोगी तो मैं सोऊंगा कैसे, मुझे नींद ही नहीं आएगी ना। यूकी को आइडिया आता है और वो उसके पास में ही लेट जाती है, ऐसे योकोया सो पाएगा। पर उसे अब तो और ज्यादा बेचैनी होने लगी थी। वो कहता है ऐसे तो तुम खुद को भी नहीं बचा पाओगी,
यूकी उसके हाथों को पकड़ कहती है, मैं ऐसे भी खुद की और आपकी हिफाजत कर सकती हूँ। पर युकोया को तो अब गर्मी लगने लगी थी। वो खिड़की ओपन करने बढ़ता है पर यूकी उसे रोक देती है और खुद ओपन करते हुए कहती है कोई स्नाइपर शॉट ले सकता है। जैसे यूकी खिड़की ओपन करती है उसे टोनकात्सु सॉस की महक आती है। पर जब तक यूकी को रियलाइज होती है कि ये एक ट्रैप है, नीता अंदर आ चुकी थी और उसने युकोया को अपने कब्जे में ले लिया था। नीता कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लोग जिसे ड्रैगन्स 9 में व्हाइट वुल्फ के नाम से जानते हैं वो इतनी आसानी से मेरी चाल में फंस जाएगी। तुम तो इन परिस्थितियों में काफी कमजोर लग रही हो। यूकी उस पर अटैक करने के लिए पोजीशन लेती है। तभी नीता कहती है, होशियारी करोगी तो इस बच्चे की आंखों से गोटियां खेलूंगी मैं। ये सभी ये बातें एसेसियन लैंग्वेज में कर रहे थे। यूकी कहती है, फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि उसके बाद मैं तुम्हें ऐसी दर्द दूंगी कि तुम खुद मौत की भीख मांगोगी। नीता कहती है, ओ तो व्हाइट वुल्फ के तेवर आज भी नहीं बदले। मुझे पता था कि तुम्हें मारना मेरे लिए आसान नहीं है, इसलिए मैं इस लड़के को बंदी बना के ले जा रही हूँ। ठीक अभी से 2 बजे अपने स्कूल में आके इसे ले जाना। इधर यूकी अपने पुराने मास्टर की बातें याद कर रही होती है कि एक एसेसियन के हाथ हमेशा खून से रंगे होते हैं, वो चाह करके भी इनसे भाग नहीं सकता। यूकी अपनी नाइफ निकाल कहती है, अगर ऐसा है तो एक आखिरी बार वो युकोया के लिए उस लड़की को मार डालेगी और फिर किसी दूसरे देश में जाकर के अपनी वही पुरानी लाइफ जिएगी। अगले ही पल उसे रिको, युकोया और मोचिटारो याद आते हैं और वो सोचती है कि क्या उसे सही में एक एसेसियन लाइफ ही जीनी है। इधर हम युकोया को देखते हैं जिसे एक कबूतर की तरह नीता ने बांध करके रखा था पर वो फड़फड़ा नहीं रहा था। तो नीता पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? ये तुम्हारी बेकार से जिंदगी मेरे हाथों में है। तुम्हें तो इन सब के लिए जुओ को दोष देना चाहिए, निराश होना चाहिए, उदास होना चाहिए। युकोया कहता है कि सच कहूँ तो मैं डरा हुआ तो हूँ पर यूकी पे मुझे विश्वास है कि वो मुझे बचा लेगी। नीता कहती है, वैसे भी मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैं तो सिर्फ अपने हाथों से जुओ को मारना चाहती हूँ, पर गलती से उसमें तुम मर जाओ तो मुझे मत कहना। युकोया पूछता है, तुम बार बार जुओ यूकी को ही कह रही हो ना? नीता कहती है, हाँ, जो भी तुमने उसका नाम रखा है, क्या तुम उसके बारे में नहीं जानते? युकोया कहता है, यही ना कि वो एक एसेसियन रह चुकी है। नीता हंसते हुए कहती है, देखो तो इस चूहे को, ये किसके साथ रह रहा है वो भी इसे नहीं पता। जू कोई आम एसेसियन नहीं है, वो इतनी क्रूएल और अपने कामों में परफेक्ट है कि उसे वर्ल्ड के बेस्ट एसेसियन के ग्रुप में जगह दिया गया है, व्हाइट वुल्फ के नाम से। युकोया के पूछने पे नीता बताती है उस ग्रुप को कहा जाता है ड्रैगन्स 9 और दुनिया में जहाँ कहीं भी प्रोफेशनल किलिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं ये शामिल होते हैं। इसलिए अगर मैं जू द व्हाइट वुल्फ को मार दूं तो नाम के साथ साथ पैसा ही पैसा होगा। युकोया उसकी बातों को सुन कहता है कि तुम सही में यूकी के बारे में ही सब बात कह रही हो ना? क्योंकि मैं जिस यूकी को जानता हूँ वो तो 16 साल की एक लड़की है जिसका मन आजकल स्कूलों में लगा रहता है। हर नॉर्मल लड़कियों की तरह उसका मूड स्विंग होते रहता है और खाने में तो उसे टोनकात्सु सॉस बहुत पसंद है। नीता कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगा था कि ये कोई सीता गीता वाली बात है, पर 3 हफ्तों तक उस पर नजर बनाए रखने पे मुझे यकीन है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। और उस रात जब तुम सब बालकनी में शादी की बात कर रहे थे, मन तो कर रहा था कि वहीं बम मार के हवन शुरू कर दूं। और वैसे भी तुम भी मुझे नॉर्मल नहीं लगते लड़के, जिसने व्हाइट वुल्फ के हार्ट को मेल्ट कर रखा है। पर आखिरकार ये सब मेरे लिए अच्छी ही बात है क्योंकि तुम तो अब उसकी कमजोरी बन चुके हो, जिससे मुझे उसे मारने में बहुत आसानी हो जाएगी। तभी यूकी एंटर करती है स्कूल में और नीता उस पे यहीं से बुलेट्स फायर करने लगती है, जिसे यूकी अपने नाइफ से ही डॉज करते हुए आगे बढ़ रही थी। पर नीता ने लैंडमाइन बिछा रखा था जिससे यूकी के पास ब्लास्ट होता है और नीता इधर से फायरिंग भी किए जा रही थी। उसे तो अब लगा था कि व्हाइट वुल्फ गई काम से, पर यूकी धुएं में से निकलकर अचानक से उसके सामने जाती है और नीता पे वार करने लगती है, जिससे वो डॉज करके उसे दूर ढकेल देती है। यहाँ यूकी युकोया को बिल्कुल ना घबराने को कहती है। जो सुन नीता कहती है, लगता है तुम मुझे हल्के में ले रही हो, या फिर ये अपनी पहचान छुपाने के लिए हो सकता है ना? वो क्या नाम बताया था? मिस यूकी। पर क्या होगा जब इस लड़के को पता चले ड्रैगन्स 9 के सबसे यंगेस्ट मेंबर की सच्चाई? शायद फिर तुम यहाँ रह नहीं पाओगी, है ना? यूकी कहती है, हो गया तुम्हारा? क्या हम इसे जल्द खत्म करें? मास्टर युकोया को कल स्कूल जाना है, इसलिए उनका सोना बहुत जरूरी है। नीता फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि क्या तुम्हें इसके अलावा और कोई चीज दिमाग में नहीं आ रही? यूकी कहती है, हाँ, रिको और मोचिटारो और टोनकात्सु सॉस मेरे दिमाग से कैसे निकल सकता है? नीता कहती है, बहुत हुआ। फिर वो एक रोबोट गन के पॉइंट्स को युकोया की तरफ कर देती है, जिसे वो अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल करेगी। इसके बाद वो यूकी से कहती है कि अब मेरे से एक व्हाइट वुल्फ की तरह बात करो, नहीं तो। यूकी तुरंत से ही उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जो देख नीता घबरा जाती है कि इसने एक बार भी नहीं सोचा। वो तुरंत से फोन के कंट्रोल को ऑन कर देती है। यूकी भागते हुए अपने हाथ की नाइफ फेंकती है और वुल्वरिन की तरह अपने पंजों में से छोटे छोटे ब्लेड्स निकाल के युकोया पे फायर हुए बुलेट्स को काट डालती है।
नीता इधर यूकी को अपनी तरफ तेजी से आता देख दूसरा कंट्रोल ऑन करने जाती है, पर यूकी की फेंकी हुई नाइफ उसके स्मार्टफोन को ही बर्बाद कर देती है। अब नीता को रियलाइज हो रहा था कि सही में वो एक वर्ल्ड बेस्ट असैसिन से भिड़ रही थी। यूकी उसके पास आ उसे हार मान लेने को कहती है, पर नीता तो योकोया पे गन पॉइंट करने जाती है, जिससे यूकी मार के गिरा देती है। यहाँ नीता को सामने अब अपनी मौत दिखाई दे रही थी, क्योंकि यूकी ने उसे हार मानने का मौका दिया था। वो यूकी से कहने लगती है कि बेशक तुम मुझे मार दो, लेकिन तुम फिर भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगी। मेरे मरने के बाद कोई ना कोई तुम्हें जरूर मारने आएगा। यूकी कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं असैसिनेट करती थी क्योंकि मुझे सिर्फ वही एक काम आता था, पर अब मुझे बहुत सी चीजें करनी आती है, इसलिए मैं अब किसी को नहीं मारती, ना ही मेरी वजह से किसी को मरने देती हूँ। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, पर मैं अब अपने नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए फाइट करूंगी। ये कहते हुए वो योकोया को फ्री करवा लेती है, और उसकी बातें सुन नीता सोच में थी कि वो क्रूएल असैसिन जो अपने टारगेट को सोचने का मौका भी नहीं देती थी, आज बिना सोचे किसी की जान बख्श दी है। वो हंसते हुए कहती है कि मुझे तो लगा था आज मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स था। इधर घर जाते हुए यूकी योकोया से माफी मांगती है उसे इन सब में इन्वॉल्व करने के लिए, और कहती है कि अगर आप कहें मास्टर तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जो सुन योकोया उसका हाथ पकड़ कहता है, मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दो, आखिर मैं एक लड़का हूँ और मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए। जो सुन यूकी स्माइल करती है और ये दोनों फिर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। यूकी स्कूल में काफी इंप्रेसिव वॉलीबॉल खेल रही थी, जिसे देख स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे कि ये इतनी खूबसूरत लड़की आखिर से झिंगुर से कैसे रिलेटेड है। और योकोया इधर सोच रहा था कि ये लोग भी मेरी तरह यूकी के उस साइड को नहीं देख पाएंगे जो नीता ने उस रात को बताया था, ड्रैगन्स 9 की व्हाइट वुल्फ। योकोया इस ग्रुप के बारे में और जानकारी चाहता था। वहीं यूकी एक नॉर्मल गर्ल्स की तरह योकोया को उसका गेम देखते देख स्माइल करती है, जिससे तो अब बाकी स्टूडेंट्स के लिए योकोया अब जेलस का कारण बनते जा रहा था। तभी तेजी से उसकी तरफ बॉल आके लगने वाली थी, जिसे नीता आके पकड़ लेती है, जिसका रियल नाम ग्रेस है। और अब तो स्टूडेंट्स की जलन दोगुनी हो जाती है, क्योंकि ग्रेस यहाँ की न्यू पीटी टीचर बन के आई है, जो भी योकोया को अपना कजन बताती है। अब हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं, जब ग्रेस दोबारा से यूकी और योकोया के सामने आती है। योकोया उसे पहचान ही नहीं पाता, तो ग्रेस बताती है कि यूकी की स्पेशलिटी है नाइफ थ्रोइंग, तो मेरी है भेस बदलना, और मैं यहाँ न्यू पीटी टीचर बन के आई हूँ तुम्हारी कजिन के रूप में। यूकी जब उससे ये सब करने का कारण पूछती है, तो ग्रेस बताती है कि अब जब चूंकि व्हाइट वुल्फ यहाँ एक स्कूल स्टूडेंट बन के लाइफ जी रही है, तो मैं ये एंजॉयबल मोमेंट कैसे छोड़ सकती हूँ। और वैसे भी मेरा तो एंड मोटिव मौज मस्ती करना ही है, तो मैं यहाँ तुमसे नेगोशिएट करने आई हूँ, यहाँ रहने के लिए। योकोया सोचता है कि आखिर 2 असैसिन में क्या नेगोशिएशन होगा। ग्रेस बताती है कि वो यूकी को 3 महीने तक अनलिमिटेड काटशुदा ब्रेड ला के देगी। योकोया समझ नहीं पा रहा था कि क्या ये कोई कोड वर्ड में डीलिंग हो रही है। यूकी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, तो योकोया पूछता है कि हमें इससे क्या कोई खतरा नहीं। यूकी कहती है कि नहीं, क्योंकि वो जान गई है कि वो मुझे नहीं हरा सकती, और अगर वो कोशिश भी करेगी तो मैं ऐसे 100 को संभाल सकती हूँ। ये कहते हुए उसके लार टपक रहे थे, और हमें पता चलता है कि दरअसल ये मामला तो अनलिमिटेड काटशुदा ब्रेड का है। खैर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और यहाँ योकोया पूछता है, तो तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ चुपचाप नजर रखोगी। ग्रेस कहती है, हाँ देखो तो मैं तुम्हारे कान में चुपचाप ही तो बात कर रही हूँ। ग्रेस यहाँ ये सब यूकी को दिखाते हुए हाई फाई करती है। यूकी जो यहाँ वॉलीबॉल की सर्विस ले रही होती है, बॉल इतनी तेज से मारती है जो जाके वॉल में धंस जाती है। बाकी लड़कियों के साथ साथ यूकी भी हैरान थे कि उसने ये कितनी तेजी से मार दिया, पर लड़कियां तो उसकी कमाल की सर्विस की तारीफ करने लगती हैं। लंच टाइम पे यूकी योकोया को बताती है कि मुझे पता है कि ग्रेस अब बदल गई है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर फिर भी किसी असैसिन के साथ तुम्हें देख मुझे उस टाइम बुरा क्यों लग रहा था। क्या ये नॉर्मल बात है या मुझ में कोई प्रॉब्लम है। योकोया को समझ आ जाता है कि यूकी जेलस फील कर रही थी। वो कहता है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी ही बात है। जो सुन यूकी रिलैक्स होती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन वीकेंड था, और हमेशा की तरह यूकी फ्रेश होकर घर के रेगुलर कामों को कर रही थी, जहां वो आज कपड़ों को काफी अच्छे से साफ करके सुखाने पे खुश लग रही थी। और ये बात आके वो योकोया को बताती है, और एक जिम्मेदार माँ की तरह वो उसकी तारीफ करता है, क्योंकि वो लास्ट वीक से उसे कपड़े साफ करना सिखा रहा था। इसके बाद यूकी बाकी कामों को खत्म करती है, और फिर वो क्या बनाना है इस बात पे डिस्कस कर रहे थे। योकोया बताता है कि घर पे तो सिर्फ गोभी ही है। यूकी आइडिया देती है गोभी को काट करके कात्सुडा ला करके उससे टोनकात्सु सॉस मिला के खाने का, जिसके लिए ये लोग रेगुलर शॉप पे आते हैं, जहां यूकी अपने सामने इतने सारे टोनकात्सु सॉस को देख खुश हो रही थी। और वो योकोया से भी पूछती है कि क्या तुम्हें भी कभी ऐसी फीलिंग महसूस हुई है। योकोया कहता है कि हाँ, जब मैं अपनी फेवरेट टॉय शो देखने जाता था तो मैं भी काफी खुश होता था।
यूकी कहती है और उन ओल्ड अंकल को तो देखो, उनकी उम्र कितनी ज्यादा है, फिर भी वो कितनी शार्प नाइफ से कात्सुदा कटलेट को काट रहे हैं। शॉप की ओल्ड लेडी कहती हैं, ओ वो मेरे हस्बैंड हैं, वो कात्सुदा बनाते हैं और मैं टोन कात्सु सॉस। जो सुन तो यूकी उन्हें माता अन्नपूर्णा मानने लगती है। अचानक से वो ओल्ड ग्रैंडपा यूकी के पीठ को साफ करते हुए कहते हैं कि बेटी धूल लगी थी। यूकी तो हैरान हो गई थी कि मुझे पता भी नहीं चला वो कब मेरे पीछे आ गए। वो जरूर कोई ट्रेंड एसेसियन रहे होंगे जो अब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इधर वो ओल्ड ग्रैंडमा यूकी को बनाए अपने न्यू टोनकात्सु सॉस की रेसिपी टेस्ट करने देती हैं, जो टेस्ट करने पे यूकी कहती है ये तो और भी ज्यादा बढ़िया है। सीन शिफ्ट होता है घर में। डिनर खत्म करने के बाद यूकी बर्तन साफ करने चली जाती है और योकोया अभी भी सोच रहा होता है कि यूकी जैसे खुश मिजाज की लड़की कैसे ड्रैगन्स 9 की मेंबर हो सकती है। वो गूगल पे उस ग्रुप के बारे में सर्च करता है पर उसे कुछ खास पता नहीं चलता। वो यूकी से इस बारे में पूछने का सोचता है पर फिर सोचता है कि लेकिन अगर वो इस बारे में बात ना करना चाहती होगी तो उसे बुरा लगेगा। यही सब सोचते हुए वो वहीं पे सो जाता है, जहाँ फिर से वो वही सपना देखता है जहाँ उसकी मॉम उससे कह के जा रही होती हैं कि ये सब मेरी गलती है बेटे, पर हम जल्द मिलेंगे। और योकोया उनकी तरफ दोनों हाथ फैलाए रोते हुए जा रहा था। तभी उसकी नींद खुलती है क्योंकि वो यूकी को हक किए हुए था। यूकी बताती है कि मास्टर आप नींद में बड़बड़ा रहे थे और जब मैं आपके पास आई तो आप उठ गए। क्या फिर से आपने अपनी मॉम को छोड़ने वाला सपना देखा? योकोया थोड़ा दूर होके हाँ करता है तो यूकी उसे सुलाने के लिए अपने गोद को ऑफर करती है, पर योकोया मना करता है कि उसे अब नींद नहीं आ रही। तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है जिससे यूकी उठाती है तो उसे पता चलता है कि योकोया ड्रैगन्स 9 के बारे में सर्च कर रहा था। यूकी बताती है कि दरअसल मैं भी इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानती, मुझे भी मेरे पहले मास्टर ने इसमें जोर दिया था, जहां मैं इसके मेंबर से भी मिली, पर मुझे अब किसी का नाम भी याद नहीं है और ना ही उनका कांटेक्ट रहा है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ उस टाइम एक ही चीज को करना था और कुछ सोचना तक मना था जिससे कहीं मेरे मास्टर नाराज ना हो जाए। पर अब जब मैं अपने इन सब रेगुलर कामों को देखती हूँ मुझे लगता है कि ये कोई सपना है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मास्टर आपको देखने पे ये सब यकीन हो जाता है कि ये सपना नहीं है, आप मुझे नॉर्मल बनाने की कोशिश पे हो और मैं उस दिन के इंतजार में हूँ जब मैं पूरी तरह से एक नॉर्मल गर्ल बन पाऊँ। योकोया कहता है कि हाँ मुझे भी काफी खुशी है इस बात की कि तुमने इतना कुछ होने के बाद भी ये रास्ता चुना और इसी वजह से मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता था जिससे मैं तुम्हारी और हेल्प कर पाऊँ। यूकी के बारे में और जानने को सुन यूकी उसे बताती है कि क्यों वो उसे अपने गोद में सुलाने का ऑफर कर रही थी। यूकी बताती है कि उस दिन पहली बार मुझे किसी की मदद करके काफी अच्छा लगा जब आप रिलैक्स होकर सोए थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब भी आपको डरावने सपने आए आप मेरी गोद में रिलैक्स होकर सो जाइए। योकोया बताता है कि दरअसल ये कोई डरावना सपना नहीं था। योकोया जब वैसे भागता है अपनी मॉम की तरफ, सामने से उसे बाहें फैलाए हुए यूकी दिखाई देती है जो उसे हक करती है। दिन शिफ्ट होता है अगले दिन। हमेशा की तरह यूकी उठती है, फ्रेश होकर अपने मेड की आउटफिट डालती है और घर के कामों में लग जाती है। अब तो वो कपड़े भी अच्छे से वॉश करना सीख गई थी। फिर वो सभी कामों को खत्म कर मोचीतारो के साथ खेलती है, उसे खाना खिलाती है और मार्केट निकलती है लिस्ट बना के घर में राशन का सामान लाने। रास्ते में लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे गली में आज चांद निकला। सब्जी लेने के बाद जब वो निकल रही होती है एक छोटी बच्ची आके उससे कहती है कि मैं कब से आप ही को देख रही थी, आप कमाल की हो, मुझे भी आपके जैसा बनना है, ये आपने जो पहना है ऐसे कपड़े कहाँ मिलेंगे। यूकी उसकी बातें सुन सोचती है कि क्या ऐसे कपड़े पहनकर घूमना नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो सामने बुक स्टोर से ही उसे योकोया आते हुए दिख जाता है और यूकी ये बात योकोया से पूछती है। दिन शिफ्ट होता है वीकेंड को। योकोया यूकी को कुछ कपड़े दिलाने मार्केट लेके आया था जहाँ रिको और ग्रेस पहले से उनका वेट कर रही थी। योकोया पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। रिको कहती है कौन मैं, मुझे तो तुमने ही मैसेज किया था बड़े भाई। ग्रेस पीछे से कहती है कि नहीं वो मेरी बात कर रहा है, दरअसल मैंने तुम्हारे डिवाइस को हैक कर रखा है और मुझे पता चला कि तुम यूकी के लिए कपड़े लेने जा रहे हो तो मैं भी आ गई। उसकी बातें सुन रिको पूछती है कि क्या तुम भी एक एसेसियन हो। ग्रेस उसे हक करते हुए कहती है सही पकड़े हैं। योकोया ग्रेस को रिको से दूर रहने को कहता है। रिको तो कहती है कि तुम्हारी खुशबू तो काफी अच्छी है। योकोया इन दोनों को बकवास करते हुए छोड़ यूकी को लेके जाने लगता है। तभी रिको कहती है कि मुझे एक पास में ही अच्छी दुकान पता है। जो सुन योकोया और यूकी उसके साथ फिर उस शॉप पे आते हैं जहाँ यूकी तरह तरह के ड्रेसेस ट्राई करती है और रिको उसकी फोटो लेते हुए कहती है कि इनमें तो आप और भी ज्यादा अच्छी लग रही हो। यूकी कहती है पर मुझे तो बस नॉर्मल दिखने वाली ड्रेस लेनी है। ग्रेस कहती है कि अब मेरी बारी है शॉप रिकमेंड करने का। यहाँ आकर के योकोया उन दोनों को यूकी के लिए ड्रेस पसंद करवाने के लिए बुलाता है। यूकी यहाँ भी 2-4 ड्रेस ट्राई करती है और योकोया पूछता है आखिर एक स्विम सूट उसे ट्राई करवा के तुम क्या साबित करना चाहती थी।
ग्रेस और रीको कहती हैं क्योंकि यूकी इतनी प्यारी है कि उसमें कोई भी ड्रेस अच्छी लग रही है। फिर वो योकोया से पूछती है कि वो कैसे ड्रेस यूकी के लिए पसंद करना चाहेगा। योकोया यूकी को इमेजिन करता है एक वाइट वन पीस में। एंड में योकोया उन सभी ड्रेस को खरीद लेता है जो यूकी ने ट्राई किया था, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाए। आगे बढ़ने पर रीको उन्हें हैलोवीन के इवेंट को दिखाते हुए कहती है कि हमें भी इनमें से कुछ आउटफिट ट्राई करनी चाहिए। फिर ये यहाँ वैम्पायर, विच और हॉरर आउटफिट ट्राई करते हैं, पर ग्रेस तो एक अलग ही अंदाज में पुलिस ड्रेस ट्राई करते हुए कहती है इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है ना हैलोवीन से। तभी योकोया को थिएटर में लगी जॉम्बी मूवी दिखाई पड़ती है जो उसकी फेवरेट सीरीज में से ही एक थी। ग्रेस उसके पास आके कहती है तो चलो फिर ये देखने चलते हैं। यूकी ये सुन कहती है क्या थिएटर में फिल्म देखने? योकोया पूछता है क्यों, क्या तुम थिएटर फिल्म देखने नहीं गई? यूकी कहती है थिएटर तो गई हूँ पर फिल्म देखने नहीं बल्कि अध्याय समाप्त करने। खैर ये सभी अंदर आते हैं और जॉम्बी एपोक्लिप्स एंजॉय कर रहे थे। और यूकी जो एक वर्ल्ड बेस्ट असैसिन है जॉम्बी के कहर, वो कह रही थी कि जॉम्बी तो बड़े डरावने होते हैं। रीको कहती है कि तुम्हें किस बात का डर है, तुम तो उन्हें छील कर रख सकती हो। यूकी कहती है कि पहली बात तो ये कि मुझे डेड बॉडीज की स्मेल पसंद नहीं है, और दूसरी बात कि वो ऑलरेडी मरे हुए हैं तो उन्हें कोई कैसे मार सकता है। और इसके बाद ये सभी कुछ स्वीट्स एंजॉय करते हुए घर को जा रहे होते हैं, जिन्हें एक गुलाबी बालों वाली लड़की नाका दूर से देख रही होती है। तभी उसका टीचर और बड़ा भाई ताके कहता है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इन सब चीज़ों से और अपने आसपास हमेशा सावधानी बरतो। चलो आज तुम्हारे लोअर बॉडी पार्ट्स का ट्रेनिंग का दिन है। फिर ग्रेस इन्हें बाय करके अपने रास्ते निकल जाती है और योकोया यूकी से कहता है कि तुम चलो, मैं रीको को छोड़ के आया। रीको भी यूकी को बाय करके चली जाती है और यूकी अपने आप को इस ड्रेस में देख सोचती है क्या ये उसके लिए सही है या फिर वो मेड आउटफिट है। घर आकर के भी वो थोड़ा देर इस पे सोचती है, फिर अपनी मेड ड्रेस डाल के बाहर आती है, जहाँ मोचिटारो उसे देख उसके पास आ जाता है। यूकी देखती है कि मोचिटारो ने अकेले घर पे रहने पे अपना टॉवल को गंदा कर रखा था, तो वो उसे वॉश करने के लिए बढ़ती है। मोचिटारो का तो प्लान लगता है मेरी तरह ही है, सप्ताह में एक बार कपड़े धोने का। मौसम खराब होने की वजह से पावर कट हो गया था और बाहर बिजली कड़क रही थी, जो सुन यूकी को अभी देखी जॉम्बी एपोक्लिप्स याद आने लगती हैं। और इसी बीच में इधर मोचिटारो गेट में से फंस गए टॉवल को खींच रहा होता है, जिससे उसका शरीर जाके टेबल से टकरा जाता है और रखी कढ़ाई धड़ाम। ये आवाज सुन यूकी देखने बढ़ती है तो गेट के पीछे से उसे कोई क्रिएचर चलता हुआ नजर आ रहा था। वो झट से अपना नाइफ निकालती है और उस टॉवल को टुकड़ों में काट देती है जो मोचिटारो ने ओढ़ लिया था। मोचिटारो तो अपने कपड़े को टुकड़ों में बटा देख रोने ही लगता है। तभी योकोया अंदर आता है और सिचुएशन देख के समझ जाता है। यूकी उसे माफी मांगती है और कहती है कि मैं अभी ठीक करके देती हूँ। योकोया उस टॉवल के टुकड़े को देखता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होने लायक भी बचा है। यूकी कहती है कि मैं फिर भी इसे ठीक कर दूंगी और योकोया कहता है ठीक है, फिर मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ। वैसे तुमने फिर ये मेड के ड्रेस पहन रखे हैं, क्या हमने जो कपड़े लिए वो तुम्हें पसंद नहीं है? यूकी कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो कपड़े जो सभी ने मेरे लिए पसंद किए काफी अच्छे हैं, पर मेरी ये मेड ड्रेस मेरे पुराने मास्टर की एक गिफ्ट है, जिन्होंने भी एक बार कहा था कि अगर मैं किसी को नहीं मारना चाहती तो उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी। और तब मैं उनके बातों का मतलब नहीं समझ पाई थी, इसलिए मैं इसे ही पहनना चाहूंगी। क्या मेरी ये सोच अजीब है? योकोया कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी अजीब है। क्योंकि फिर ग्रेस की कई बातों के बारे में उसे पूछती है कि मैं असैसिन होकर जॉम्बी से डरती हूँ। योकोया कहता है कि ये भी कोई अजीब बात नहीं है। एक आम इंसान के लिए कोई चीज़ पसंद होना, जैसे तुम्हारे केस में है ये मेड आउटफिट, और किसी चीज़ से डरना जैसे जॉम्बीज, बिल्कुल नॉर्मल बात है। उसके एश्योर कराने से यूकी काफ़ी रिलैक्स होती है और तभी मोचिटारो भौंकते हुए शायद कहना चाहता है कि तुम दोनों का हो गया हो तो थोड़ा मेरी टॉवल की बात हो जाए। योकोया उसे उठाते हुए देखता है तो मोचिटारो अभी भी उस टॉवल के टुकड़े को मुंह में पकड़ के रखा है। योकोया याद करता है कि मोचिटारो जिस बॉक्स में आया था ये टॉवल उसी के साथ का है, जो शायद इसके पेरेंट्स की निशानी हो सकती है। यूकी कहती है फिर तो मैं इस टॉवल को जरूर से ठीक कर दूंगी, क्योंकि मैं मोचिटारो की फीलिंग समझ सकती हूँ। मेरे पास भी किसी को याद करने की निशानी है, ये बेल, जो मुझे मेरी बहन की याद दिलाती है। ये सुन योकोया हैरानी से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन भी है? सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। योकोया यूकी के साथ ग्रेस को भी रामन खाने के लिए इनवाइट किया था, जिससे वो यूकी के बहन के बारे में उससे कुछ पूछ सके। ग्रेस कहती है कि तुम सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि वो उस हुआ नाम के बेल से रिलेटेड है, तो मैं ये कैसे पता लगाऊंगी? योकोया कहता है कि फिर तो तुम्हें रामन खिलाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। ग्रेस उसे रामन खाते समय डिस्टर्ब ना करने बोलती है और भुक्खड़ों की तरह खाते हुए कहती है कि सिर्फ यही रीजन है कि मुझे जापान इतना पसंद है ना यूकी? तुम्हें क्या लगता है? इधर यूकी रामन में भी कात्सुदा सॉस डाल के खा रही थी। ये देख ग्रेस कहते हुए उठती है कि तुम्हें रामन डिश से अभी कभी माफी मांगनी पड़ेगी।
यूकी तो ये ऐसे एंजॉय करके खा रही थी जैसे वो मन ही मन ग्रेस से कह रही हो कि जाओ जाके पहले उससे माफी मांग के ले आओ जो मैगी में कोको कोला डाल के खाते हैं। इसके बाद यूकी योकोया को अपने खत्म हुए कात्सुदा सॉस को दिखाती है। फिर ये दोनों कात्सुदा सॉस लेने आते हैं जहां ओल्ड लेडी बताती हैं कि सॉस का स्टॉक तो खत्म हो गया है, नेक्स्ट वीक से ही मिल पाएगा। जो सुन तो यूकी कहीं से भी बेटर फील तो नहीं कर रही थी, तो फिर भी ओल्ड लेडी का थैंक्स कहती है इतना अच्छा सॉस बनाने के लिए। फिर दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं और उसके उतरे हुए चेहरे को देख योकोया उसे चीयर करने के लिए पूछता है, जैसे तुम अपनी बहन से मिलोगी तो क्या बात करोगी? यूकी कहती है मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे तो उसका चेहरा तक याद नहीं आ रहा, सिर्फ इतना याद है कि ये बेल हम दोनों को मम्मी पापा ने दिया था, इसलिए मैं ये बेल को हमेशा पहन के रखती हूँ ताकि कहीं कभी वो इसे देखकर मुझे पहचान ले। पिछले 10 सालों से मैं कितनी कंट्री घूम ली लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शायद वो मुझसे नाराज है। मुझे यकीन है कि वो एक हैप्पी लाइफ जी रही होगी। अभी अचानक से योकोया का क्लासमेट्स ताइदा और कोबाची आ रहे थे और ताइदा अपनी फेमस आइडल की कैसेट दिखाते हुए बताता है कि ये कात्सुदा फेस्टिवल में भी आने वाला है। कोबाची योकोया से कहता है कि आजकल तुम हमारे साथ नहीं घूमते हाँ? ताइदा कहता है कि उससे जलो मत कोबाची। फिर वो यूकी से कहता है कि तुम्हारे आने के बाद से योकोया काफ़ी खुश रहने लगा है, वैसे तुम्हें पता है योकोया पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर वो उसके बारे में बताने लगता है कि कैसे योकोया सर्दी या गर्मी में भी ब्लैक कोट नेक तक पहन के आता था बैडेस दिखने के लिए, और नाम भी उसने अपना लॉरेंस बिश्नोई रख लिया था। यहाँ तक कि बैडेस वाइब लेने के लिए ही वो अपना रूम भी साफ नहीं करता था। योकोया जाके झट से उसका मुंह बंद करता है इससे पहले कि वो और पोल खोले। इसी बीच में टाइडा की कैसेट उछल के नाले में गिरने वाली होती है जिसे यूकी अपने बैग को स्लाइड करके बचा लेती है, और इस वजह से अब उसकी बची हुई कात्सुदा सॉस वहीं रोड पे पलट जाती है। और ऐसे में यूकी को मूव की टैगलाइन याद आती है। सीन शिफ्ट होता है उसी रात को। कात्सुदा सॉस यूकी के सपने में आके कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, आई हेट यू। उसकी नींद खुलती है इसी सपने के साथ। योकोया उससे आगे जब पूछता है कि आज खाना नहीं बनेगा क्या, यूकी कहती है कि अब जीने का कोई फायदा नहीं क्योंकि कात्सुदा सॉस मुझसे नफरत करने लगा है। योकोया को कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो वो उसे अपने सपने के बारे में बताती है। योकोया कहता है कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगले वीक से तुम जितना चाहो उतना कात्सुदा सॉस खरीद सकती हो। यूकी कहती है कि सिर्फ एक यही सपना नहीं है जो मुझे परेशान करता है। अगले रात को हम देखते हैं कि यूकी आज भी सोते हुए कोई बुरा सपना देख रही थी, जिस वजह से वो उठ के योकोया के रूम में पूछती है कि क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ क्योंकि मुझे फिर से डरावने सपने आ रहे हैं। योकोया पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, फिर कहता है कि वैसे मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, तब तक मैं तुमसे बात कर सकता हूँ जब तक तुम्हें नींद नहीं आती। यूकी थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है और कहती है कि आप सही में काफ़ी अच्छे हैं मास्टर योकोया, सभी को पसंद करते हैं। क्या कोई है जिससे आप भी नफरत करते हैं? ये सुन योकोया कहता है कि मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता कि ये नफरत है या नहीं, पर पास्ट में हुई कुछ इंसिडेंट की वजह से मैं अपने डैड को पसंद नहीं करता। यहाँ यूकी को भी अपनी बहन और उस बेल का पास्ट याद आता है और वो उठकर फिर सोने चली जाती है। योकोया उसे इस परेशानी में देख जानना चाह रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। यूकी को फिर कात्सुदा सॉस का सपना आता है और इस बार ना सिर्फ वो उससे नफरत करने की बात कहता है बल्कि ये भी कि तुमने मुझे वैसे ही फेंक दिया जैसे तुमने अपनी बहन को फेंका था। तुम सिर्फ लोगों को मारने में ही अच्छी हो, उनसे प्यार करने में नहीं। यूकी यहाँ कह रही थी कि मैं खुद को नॉर्मल लड़की बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इस पर कात्सुदा सॉस कहता है कि जरा देखो तो अपने आसपास के लोगों को, वो भी तुमसे अंदर ही अंदर नफरत करते हैं। यहाँ हम यूकी के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ उसका नाम मारिया होता है और वो एक गूगल गर्ल थी जिसे 13 लैंग्वेजेस बोलनी आती थी और उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे मीडिया में होते थे। इन सभी पॉपुलैरिटी की तरफ ना जा करके उसका सारा लगाव अपने मॉम डैड से था। बात है मारिया के बर्थडे के दिन की। उसके घर पे कोई नॉक करता है और जैसे ही गेट खोलने उसके मॉम डैड जाते हैं, मारिया की लाइफ हेल हो जाती है क्योंकि उसके मॉम डैड का मर्डर करके एसेसियन मारिया को किडनैप कर लेते हैं उसकी टैलेंट की वजह से। यहीं से मारिया यानी यूकी के अंदर के सारी फीलिंग्स खत्म हो गई और एक के बाद एक मर्डर करते हुए वो इस एसेसिनेशन की दलदल में धंसती चली गई। उसकी बहन को ये सब चीजें पसंद नहीं थी जिस वजह से वो उसकी मॉम की दी गई बेल उसके सामने फेंक के आई हेट यू कह के चली जाती है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे ही नाम कमाती चली जा रही थी तभी उसे वो मास्टर मिले जिन्होंने उसे वापस नॉर्मल लाइफ में जीने का एक मौका दिया मेड के ड्रेस को गिफ्ट करके। तभी उसकी नींद खुलती है क्योंकि योकोया उसे जगा के पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि तुम नींद में काफी ज्यादा कराह रही थी। यूकी अचानक से उसे पकड़ बेड पे सुला लेती है जिससे तो योकोया एकदम से हैरान होकर के उसे छोड़ने को कहता है। यूकी कहती है कि प्लीज मुझे पता है कि ये अजीब है पर मुझे थोड़ी देर ऐसे ही पकड़े रहने दो। योकोया उससे पूछता है कि क्या तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा? यूकी कहती है कि हाँ, ये मेरे डार्क पास्ट की ही एक यादें थी।
युकोया उसे थपथपाते हुए रिलैक्स होने को कहता है और ऐसे ही यूकी को यहाँ फिर नींद आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में। यूकी को कात्सुदा फेस्टिवल के बारे में नहीं पता था, तो ताइदा बताता है कि स्कूल में कल्चरल, स्पोर्ट्स और म्यूजिक फेस्टिवल होते हैं जिसमें हर क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और विनर को इस बार तो स्पेशल कात्सुदा सॉस मिलने वाला है। जो सुन तो यूकी के मुंह में पानी आने लगता है और वो ये कंपटीशन जीतने के बारे में पूछने लगती है। वाची बताता है कि हमारे स्टैंडर्ड के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना ही हमारे ग्रेड्स पे डिपेंड करेगा। जो सुन यूकी सभी को अपने एक सब्जेक्ट का मार्क्स दिखाती है जिसमें उसे 42 नंबर आए थे। युकोया कहता है कि पार्टिसिपेट होने के लिए 60 का एवरेज होना जरूरी है। ये सुन तो यूकी उदास हो जाती है, पर ताइदा बताता है कि तुम चिंता मत करो, बस तुम्हें बाकी के सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। जो सुन तो यूकी अब मन बना लेती है। लंच टाइम पे ग्रेस अपने एग्रीमेंट के तहत यूकी को कात्सुदा ब्रेड देने आती है, जिसे लेके यूकी उसका थैंक्स कहती है। ग्रेस कहती है कि हाँ अब चलो जाओ भी, मुझे सभी स्टूडेंट्स के पेपर भी चेक करने हैं। यहाँ युकोया ग्रेस से बताता है कि यूकी ने भी इस बार फेस्टिवल में पार्टिसिपेट होने का डिसाइड किया है। अभी ग्रेस की नज़र यूकी के रोल नंबर वाले पेपर पे जाती है जिसपे उसने अपना नाम ही नहीं लिखा था। यूकी से ये बात बताती है और यूकी को भी याद आता है कि हाँ उसने टेस्ट पेपर पे अपना नाम ही नहीं लिखा था। ग्रेस बताती है कि बिना नाम लिखे तो तुम अब इस सब्जेक्ट में फेल ही होने वाली हो। यूकी उसे नाम लिख लेने देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर ग्रेस तो यहाँ मौका का फायदा उठाकर कहती है इसके बदले तुमने डेली डेली जो कात्सुदा ब्रेड लेने वाला एग्रीमेंट किया है उसे कैंसिल करना होगा। और हाँ एक चीज और, कि तुम रामन में सॉस डाल करके कभी नहीं खाओगी। यूकी यहाँ उसकी बात मानने के लिए तैयार हो ही रही थी कि एक तेज हवा का झोंका ग्रेस के पीछे से गुजरता है और इसके बाद जब ग्रेस पेपर पे देखती है तो उस पे तो यूकी का नाम लिखा हुआ था। और जब वो यूकी से ये सब कैसे हुआ पूछती है तो युकोया उसे मुंह बंद करने को बोलता है कि तुमने ही ठीक से नहीं देखा होगा, उसने अपना नाम लिखा था। और ग्रेस यहाँ से आरसीबी की तरह बाहर हो जाती है। युकोया उसके जाने के बाद पूछता है कि ये सब तुमने तो नहीं किया है ना। हॉल के पीछे वही लड़की नाका लंबी लंबी सांसें ले रही थी। यूकी उसके पास आकर के उसे थैंक्स कहती है और बताती है कि उसने उसे इतनी तेजी से भी ये करने के बाद देख लिया। और ये सुन तो नाका हैरान होती है। युकोया भी यहाँ आके उसे देख कहता है कि तुम तो हमारे क्लास की इसागी नाका हो ना। यहाँ नाका कहती है हाँ, और बताती है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम कात्सुदा फेस्टिवल जीत सकते हैं। और इसी के साथ अब तक की स्टोरी यहाँ एंड होती है। लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन घंटी ऑन कर लेना और आरसीबी वाली बात दिल पे मत लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।